नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं तुअर के बारे में। और आपको बता दूं, तुअर और चना दो चीज़ के बारे में ही ज़्यादातर चर्चाएं चल रही हैं। चना जो है अपनी मजबूती के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुपों में और लोगों के बीचों में। और उसी बीच में जो तुअर है अपने उठापटक के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और जबकि स्टॉकिस्ट लोग के पास भी काफ़ी तुअर पड़ा हुआ है और वो भी काफ़ी परेशान है। तो इसी शंका का समाधान करने के लिए तुअर का जो है ये स्पेशल रिपोर्ट मैंने बनाया है कि तुअर में हो क्या रहा है। तेजी मंदी तो देखो ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन मार्केट में हो क्या रहा है, फंडामेंटल क्या है, बुआई क्या हुई, इंपोर्ट क्या होगा, बारिश की क्या स्थिति अभी हाल फिलहाल में रही, आगे क्या बारिश का फोरकास्ट है, और जो है हर पहलुओं पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगला जो भी वीडियो अपलोड हो तो अब तक उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और हमारा कंटेंट अच्छा लगे कि अच्छा विश्लेषण किया है और जो जानकारी दी है सही तरीके से दी है, तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं तुअर के बारे में। तुअर में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी उठापटक मचा हुआ है। अभी सप्ताह की बात कर लूँ तो सोलापुर तुअर लगभग लगभग इस सप्ताह, आज की डेट, आज फ्राइडे है तो लगभग 100 रुपये की, 200 रुपये की लगभग लगभग इस सप्ताह गिरावट देखने को मिली है। और अकोला तुअर बिल्टी में 100 रुपये, और उससे भी कम गिरावट देखने को मिली है लेमन तुअर में। 78 का प्राइस है। लास्ट सैटरडे को 78.50 था। मतलब लेमन तुअर आपको बता दूं कि सबसे बड़ा गुनहगार बना हुआ, उसी में कम गिरावट हो रही है लेकिन उसकी वजह से पूरा माहौल पूरा बाजार का खराब हुआ है। और इसका एक प्रमुख कारण आपको मैं काफी मतलब पहले भी मतलब अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि लेमन तुअर जो है और देसी तुअर में डिफरेंस जो कम हो रहा है, तो लेमन तुअर में डिमांड नहीं आ रही है। और लेमन तुअर ही बेंचमार्क बैरोमीटर माना जाता है पूरा इंडियन मार्केट के, जो मतलब प्राइस को मतलब डिटरमाइन करता है कि हिसाब से बोले, और डोमिनेट करता है। तो लेमन तुअर और इसके बीच में 4.5 रुपए का, आज की देसी तुअर के बीच में 4.5 का गैप बना हुआ है। 3 से 4 रुपए आप देखें तो इस सीजन में चल रहा है, इससे ज़्यादा गैप ज़्यादा तो नहीं देखा। और ये कम से कम 7 रुपए का गैप मिनिमम होना चाहिए। और इस बार तो सुन रहे हैं कि क्वालिटी का भी इशू है। अगर क्वालिटी का इशू है तब तो ये गैप और बढ़ जाना चाहिए, मुझे लग रहा है फिर 9-10 रुपए के आसपास होना चाहिए। लेकिन लेमन तुअर जो है कि एकदम मतलब ऊपर के भाव में टिका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा देसी से नीचे जाने को रेडी ही नहीं हो रहा है। और इसके कुछ कारण होंगे, वो मुझे, मैं बताऊं तो मैंने काफ़ी प्रयास किया बट मुझे समझ में ना कि लेमन तूर इतना ऊंचा क्यों बना हुआ है। और उधर डॉलर में भी देखे तो काफ़ी, आज की डेट में भी 8,000 प्लस में ही मतलब पड़तल लग रहा है। तो ये तो हो गई लेमन तुअर की बात। अब घरेलू फंडामेंटल की बात कर लें। यहाँ पे क्या हुआ, 15 जुलाई के बाद अच्छी वर्षा हुई कर्नाटक में, तो बुआई भी लगभग काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्पीड तरीके से रिकवर भी हुआ। सॉरी। तो लेकिन आपको बता दूं कि तुअर की बुआई जो है, जो मैं, जो स्पॉट में मेरी बात होती है, अब मैंने पिछले 4-5 साल 6 साल में जो सर्वे के दौरान गया गया हूँ, तो उस जानकारी का आधार बोलूँ तो एक जो है 15 जुलाई तक तो लगभग लगभग मेजोरिटी सोइंग हो जाती है। लेकिन इस बार क्या, मेजोरिटी जो सोइंग है 15 जुलाई के बाद हुई है कर्नाटक में। तो इसका एक अर्थ ये हुआ कि क्रॉप इस साल लेट आएगा, जहां तक है चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आगे फेवरेबल वेदर नहीं रहते तो ये स्थिति मतलब लेट क्रॉप आने की संभावना ज़्यादा है। ये हो गई कर्नाटक। और कर्नाटक में भी मुझे लग रहा है कि हर बेल्ट में, क्योंकि बारिश लेट फास्ट आई तो किसान थोड़ा सा शंका में था, तो सभी ने मतलब अच्छी रिकवरी देखने को जरूर मिली है, लेकिन सभी किसानों ने मतलब उसमें से कुछ किसान डाउटफुल रहे, उन्होंने सोइंग नहीं की। तो उन्होंने खेत छोड़ दिया कि आगे चल के चना की सोइंग करेंगे या फिर खरीफ में दूसरा कुछ क्रॉप लेंगे, 1.5-2 महीना रुक जाएंगे। क्योंकि अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो हो सकता है, क्योंकि अच्छी बारिश नहीं हुई उसमें तो हो सकता है कि क्रॉप को दिक्कत हो, तो इसलिए कुछ फार्मर्स जो थे उन्होंने होल्ड रख दिया कि खरीफ में ही कुछ करेंगे। अब बात करते हैं मराठवाड़ा की। तो मराठवाड़ा में आपको बता दूं, मुझे जो जानकारी है, ग्राउंड सर्वे तो नहीं किया हूं, लेकिन मेरी जो टेलीफोनिक जो है लातूर, सोलापुर, नांदेड़ और आपका परभनी, ये सब जो है जिलों में जो मेरी बात हुई है उसके आधार पे जो जानकारी मिल रही है, कम से कम 20 से 30% सोइंग कम हुई है। बारिश कम थी, लोगों ने ज़्यादातर जो है दूसरे क्रॉप जो है उस पर डाइवर्ट कर दिया, चाहे वो शुगर केन हो,
जवारी बाजरे का कुछ हो या फिर टर्मरिक का भी काफ़ी जगह पे एरिया बढ़ा है। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि मराठवाड़ा में तुअर की सोइंग कम हुई है। विदर्भ में जो रिपोर्ट आ रही है, विदर्भ में सोइंग ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के आसपास है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बारिश भी अच्छी मिली है। और मराठवाड़ा में बताऊँ, अभी तक क्रॉप की कंडीशन ठीक-ठाक है, लेकिन शुरू में क्या हुआ, अच्छी बारिश नहीं मिली थी, तो इसलिए बुआई पूरी नहीं हो पाई। विदर्भ में भी और मराठवाड़ा में ओवरऑल अभी की डेट में देखें तो काफ़ी इलाकों में क्रॉप का कंडीशन ठीक-ठाक बता रहे हैं। तो अभी तक वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। और कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में चूँकि आगे-पीछे बुआई कुछ लोगों ने पहले बुआई कर दी थी, समय पे बारिश नहीं हुआ तो उनके जो है तुअर के पौधे वो सूख गए। तो कुछ लोगों ने रिसोइंग ज़रूर की होगी बारिश आने पे, और कुछ लोग जो सोइंग का वेट कर रहे थे कि बारिश आएगी तब करेंगे, उन्होंने सोइंग की। लेकिन इस बार मुझे जो लग रहा है कि सोइंग टाइम पे नहीं हुई है। जुलाई में जो है वेदर फोरकास्ट जैसे मौसम विभाग ने नॉर्मल से कम मानसून की घोषणा की है, भविष्यवाणी की है। और सितंबर में तो जो स्काईमेट का जो अनुमान है वो तो 89% है, मतलब कि अगस्त से भी कम बारिश होने की संभावना है। अगर ये सही में ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे जमीन जो जो अब खेतों में जो है मॉइस्चर का स्ट्रेस बढ़ सकता है, जिससे यील्ड और इन यील्ड पे प्रभाव पड़ सकता है। और पौधा अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आगे फ्लावरिंग स्टेज, फिर उसका जो है जब पॉडिंग स्टेज पे आता है, फलियां लगती हैं, तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा खुल के मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर में वेदर देखने के बाद हम अक्टूबर में ही ज़्यादा फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे। तो बुआई निश्चित तौर पे मराठवाड़ा में मैंने जैसा बताया कि 20% तक कम है, 20 से 30%। और विदर्भ में प्रॉपर बुआई हुई है लगभग लगभग। कर्नाटक में कुछ ना कुछ एरिया जरूर कम हुआ है। तेलंगाना में बारिश ठीक ठाक हो गई थी, तो वहाँ पे भी बुआई ठीक ठाक है। गुजरात में भी कोई बड़ा इशू नहीं सुना, हालांकि बीच में बारिश बहुत हुई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा वहाँ पे बात नहीं की, तो उसका मैं अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं जरूर आपको विश्लेषण उसका जो रिपोर्ट है दूंगा। अब यहाँ से तुअर में बताऊं तो तुअर का देखो, अभी कम से कम मुझे मेरा मानना है कि सबसे पहले कर्नाटक की तुअर आती है, और इस बार सोइंग लेट है। जो दिसंबर में क्रॉप आती थी अब जनवरी में आएगी। तो अब लगभग लगभग आज की डेट से माने तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 से 6 महीने का टाइम है। कम से कम 16-17 लाख 18 लाख टन, हमें 15 से 18 लाख टन तुअर लगेगी इस बीच में। अब इतनी तुअर आएगी कहाँ से? गवर्नमेंट के हाथ में लगभग लगभग 8 लाख टन स्टॉक है। वो एल नीनो के चलते मुझे लग रहा है कि आगे अगस्त सितंबर में बारिश नहीं हुई तो वो अभी इतना जल्दबाजी नहीं करेगी बेचने के लिए। आगे फेस्टिवल अगर बारिश टाइम पे नहीं हुई, ज़्यादा प्रॉब्लम आया, प्राइस ज़्यादा अगर आगे चल के बढ़े, अभी तो प्राइस बहुत ही अच्छे रेंज में चल रहा है, कंट्रोल में है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगले सीजन का एबीटी 450 एमएसपी है, उससे भी कम ही चल रहा है, तो अभी तक तो कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन आगे कुछ हुआ तो फिर गवर्नमेंट शायद फिर स्टॉक लिक्विडेट करे। तो गवर्नमेंट का स्टॉक तो अभी मार्केट से आउट है, फिलहाल उसको हम डेड स्टॉक मान के चलते हैं कि चलो फ्यूचर में कभी आए। और प्राइवेट में लगभग लगभग 7 लाख टन टूअर जो है वो भी, क्योंकि उनका पड़तल लगभग लगभग 9,000 के आसपास का है, ऊंचे भाव पे लिया है तब से। जो अभी 6-7 महीने से संभाल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैरी जैसे ब्याज भाड़ा जोड़े तो लगभग 9,000 के आसपास, तो 800-1,000 रुपया अभी फिलहाल नुकसान में है स्टॉकिस्ट। तो मुझे लग रहा है स्टॉकिस्ट भी अभी नहीं बेचेगा। अगस्त सितंबर का वेदर देखने के बाद अक्टूबर में क्रॉप का क्या आउटलुक बन रहा है उसके बाद ही डिसीजन लेगा कि निकलना है या फिर माल छोड़ना है। क्योंकि पिछले साल भी स्टॉकिस्ट लोगों ने काफी नुकसान किया था, अब ये दूसरा साल भी, मतलब एक तो ज्यादातर कम, इस पिछले 2-3 साल काफी स्टॉकिस्ट लोग के लिए काफी मतलब अच्छा नहीं रहा है पल्सेस के लिहाज से। तो इसलिए अभी स्टॉकिस्ट ये माल छोड़ने को रेडी नहीं है। तो मतलब अगस्त सितंबर का वेदर देखने के बाद ही वो डिसाइड करेगा कि बेचना है कि नहीं बेचना है। तो अब वर्तमान में स्थिति देखें तो देशी तुअर में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेमन में जो उठापटक मचा उसके कारण दिक्कत है। और लेमन तुअर ज़्यादातर क्या है कि क्वालिटी का इशू और थोड़ा मतलब प्राइस जो गैप है उसकी वजह से मिलर की डिमांड नहीं लग रही। और मिलर का क्या हो रहा है कि दाल में डिमांड, मतलब काफ़ी दिनों से बाजार में जो उठापटक मचा हुआ है, तो जो एंड यूजर, मतलब ये होलसेलर और रिटेलर जो हैं, बड़े होलसेलर रिटेलर, इनकी डिमांड बहुत ही मतलब कम है, क्योंकि मार्केट में इतना उठापटक हो रहा है, लोगों ने काफ़ी लॉसेस किए हैं। तो सब बहुत ही मतलब नॉमिनल क्वांटिटी में, जिसकी जो मतलब क्वांटिटी में लेता था वो लगभग लगभग 25%, 50% से भी कम में आ गया है कैपेसिटी पर।
तो एक तो मिलर के पास क्या हो रहा है कि तुअर दाल की डिमांड कम हो रही है, तुअर मिलना मुश्किल हो रहा है, और जो जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बेपड़तल हो रहा है तुअर दाल बेचने में। तुअर सस्ते मिल नहीं रही है आसानी से, जिसकी वजह से उनको भी डिस्पेरिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन कारणों से मिलर भी मतलब जो है प्रोडक्शन कट करके बैठे हैं ज़्यादातर। मेरे पास जो जानकारी, मोर देन 50% मिलर प्रोडक्शन कम करके बैठे हैं। तो तुअर दाल का प्रोडक्शन भी कम है। अब आने वाले समय देखो, अब तुअर में हम भी मान के चल रहे थे कि जो स्टॉकिस्ट, गवर्नमेंट, इनके हाथ में माल पड़ा हुआ है, अभी ये नहीं बेचेंगे, और लेमन तुअर से इतना टेंशन नहीं है। लेकिन हुआ काफ़ी कुछ, जो सोचे थे उस हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन आने वाला समय अभी भी लग रहा है, उम्मीद तो बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोइंग लेट है और अनइवन वेदर है, आगे बहुत अनसर्टिनिटी है। अगस्त सितंबर के बाद ही कुछ खुल के बोला जा सकता है क्रॉप को लेके। ऑलरेडी सोइंग कम है, मतलब अगर ओवरऑल इंडिया लेवल पे देखें, अगर गवर्नमेंट का डेटा 6% बता रहा है, लेकिन ट्रेड इसको 10% और 10% से ज़्यादा कम मान के चल रहा है। तो ऑलरेडी मतलब सोइंग 10% से, अगर ट्रेड की माने 10% से कम है, अगर यील्ड में भी प्रॉब्लम आए तो 15-20% तक शायद क्रॉप कम हो सकता है। और ये धीरे धीरे करके बाजार को आगे पॉजिटिव देगा। लेकिन ये अक्टूबर, मुझे लग रहा है सितंबर 15 के बाद ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी आएगी इसको लेके, क्योंकि मानसून का जो विड्रॉल है 15 सितंबर के आसपास से इंडिया से विड्रॉल चालू हो जाता है। तब तक मुझे लग रहा है कि कितनी बारिश हो गई एक उससे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई डोमेस्टिक क्रॉप की स्थिति। अफ्रीका से मुझे लग रहा है कि सौदे बहुत ज़्यादा अभी, मैंने हाल फिलहाल में ऐसा नहीं सुना कि बहुत क्वांटिटी में काम हो रहा है। नीचे भाव में अच्छे काम थोड़े निकले थे, उसके बाद अचानक भाव जो बढ़ गए उसमें थोड़े से बायर रुक गए, और अब तो मार्केट इतना उथल पुथल मचा हुआ है, तो बायर मतलब थोड़ा लेने से कॉशियस बाइंग कर रहे हैं। मतलब जिसको लग रहा है बहुत पॉजिटिव है वही जा रहा है, अदरवाइज मतलब लोग लिमिटेड बाइंग ही कर रहे हैं अफ्रीका से। और अभी स्टॉक की पोजीशन ऐसा नहीं, तुअर का सप्लाई डिमांड देखें तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक क्या है, जैसे मैंने बताया 8 लाख टन गवर्नमेंट के हाथ में, 7 लाख टन लगभग लगभग प्राइवेट स्टॉकिस्ट। तो ये क्या है, इनके हाथों में पड़ा हुआ है 15 लाख टन। तो अब जो है या तो लेमन आए या अफ्रीका तुअर आएगी, उसी से डिमांड की पूर्ति होगी, और स्टॉकिस्ट अभी जल्दी जल्दी नहीं बेचेगा। अगर इस बीच में आने वाले समय में अगर कुछ अच्छी डिमांड निकलती है दाल में, प्राइस स्टेबल रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस बायर का आएगा, तो थोड़ा डिमांड इंक्रीमेंट होगा, मुझे लग रहा है प्राइस होगा। अभी कुछ समय के लिए मार्केट जरूर अप डाउन होगा, आफ्टर 15 अगस्त शायद कुछ मोमेंटम अच्छा दिखे। मुझे लग रहा है कि जो डिमांड है तुअर दाल में अटकी हुई है, कुछ ना कुछ शायद बने। और आपको बता दूं कि मार्केट को फंडामेंटली प्रेडिक्ट करना काफ़ी कठिन हो गया है, क्योंकि आजकल बहुत सारी पहलू है, और दूसरा क्या, व्हाट्सएप ग्रुपों में इतने नॉइज हो गए हैं। मतलब जो लेमन शॉर्ट करके चल रहा है वो मंदी मंदी की न्यूज़ घुमा रहा है, जो लॉन्ग पोजीशन है वो मतलब पॉजिटिव, वो निगेटिव न्यूज़ घुमा रहा है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो नॉइजेस काफ़ी हैं मार्केट में, मतलब उसकी वजह से जो बायर है वो क्या करे, उसका मतलब क्लैरिटी नहीं है उसको, इसलिए वो बहुत ही मतलब हैंड टू माउथ ही चल रहा है। तो अभी ऐसे स्थिति में जब नॉइजेस बहुत हो, तो मैं टेक्निकल चार्ट का सहारा लेता हूँ, और मैं बताऊंगा आपको कि अभी 8250 अकोला तुअर बिल्टी का भाव चल रहा है। 82 का एक अच्छा सपोर्ट है। हाल फिलहाल में 82 के नीचे मुझे जाते हुए नहीं दिख रहा है, बट 82 के नीचे जाता है तो एक और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 8000 का, और 8000 पे ही ना 50 डे का मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो 8000 का मुझे लग रहा है सबसे क्रूशियल सपोर्ट रहेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें। जब तक ये 8000 के नीचे नहीं जाता, उम्मीद बनी रहेगी। अगर 8000 के नीचे गया तो मुझे लग रहा है कि फिर तेजी की उम्मीद, मुझे लग रहा है मजबूती, फिर से बाजार में सुधार की उम्मीद खत्म हो जाएगी उस समय के लिए। बट अभी फिलहाल के लिए ये लग रहा है। ऑन द हायर साइड देखें तो मार्केट जो है 84-85 के ऊपर नहीं जा पा रहा है अभी फिलहाल। हाल फिलहाल में देखें, अकोला बिल्टी तुअर जो है, बिल्टी तुअर की बात करें तो वो उस रेंज में बहुत रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। हमने जो अनुमान लगाया है, जो जानकारी आप तक पहुंचाई, इसके आधार पे जैसे हम टाइम टू टाइम अपने एनालिसिस को रिव्यू करते रहेंगे और आप तक ये जानकारी पहुंचाते रहेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइजेस किस तरीके से घूम रहे हैं, और हमने क्रॉप को लेकर जो आइडिया लेयर लगाया था, जो विश्लेषण किया था, क्या इस टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी हम जानकारी आप तक पहुँचाए आपको फर्स्ट मिले। तो मुझे लगता है कि जो भी पॉइंट थे सारा कुछ कवर कर लिया है यहाँ पे। अगर कुछ लग रहा है कि पॉइंट छूट रहा है,
और कुछ कमोडिटी के बारे में आपको आपके एरिया में तुअर की क्रॉप की स्टेटस क्या है, स्विंग कैसा है, कमेंट में ज़रूर लिखिए और कार्यक्रम के बारे में भी फीडबैक दीजिए, सजेशन दीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं कुछ पॉइंट में मैं गलत जा रहा हूँ तो आपका सुझाव का वेलकम है, हम इसको सुधार ज़रूर करेंगे क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है और आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो आपका सहयोग इसमें मतलब बहुत महत्वपूर्ण होगा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोगों का प्यार काफ़ी मिल रहा है, काफ़ी अच्छे मतलब फीडबैक, सजेशन, कॉल्स भी मिल रहे हैं और आपके मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा मतलब आप लोग आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आप लोग काफ़ी मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा और इसी तरीके से प्यार देते रहें और सुझाव भी देते रहें। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।